Assalamualaikum, this is Sajad Haider from tutoria.pk, your Pakistan Studies on Screen Instructor। क्या पाकिस्तान हमें आसानी से मिल गया? क्या कुछ मुस्लिम लीडर्स उठे और उन्होंने ये फरमाइश की कि हमें एक अलहदा वतन चाहिए जहां हम आराम सुकून से रह सकें और अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें अपने रिलीजन और कल्चर के मुताबिक? तो इस पर हिंदुओं और अंग्रेज़ों ने यह कहा होगा कि ये लीजिए अलहदा इलाका, अलहदा वतन, यहाँ आराम सुकून से रहिए और अपनी ज़िंदगी गुजारिए अपने रिलीजन के मुताबिक। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पाकिस्तान हासिल करने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ी और आज अपने चैप्टर 2 में हम यही डिस्कस करेंगे, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, यानी क़याम पाकिस्तान। जब मुसलमान और हिंदू मिलकर 1857 की जंग आज़ादी हारे तो मुसलमानों का फ्यूचर मुस्लिम लीडर्स को कुछ ताबनाक सा नज़र आता था। वो कुछ हद तक तो उस वक्त के लिए कुछ सिचुएशन बना सकते थे कि इनको सिक्योर कर लें, लेकिन एक लॉन्ग टाइम के लिए फ्यूचर अनसर्टेन नज़र आता था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन चाहिए, जिसका नाम उन्होंने पाकिस्तान तजवीज़ किया। 1940 से लेकर 1947 तक, यानी पाकिस्तान रेजोल्यूशन से लेकर 1947 क़याम पाकिस्तान तक जो भी वाक़यात हुए वो पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर आते हैं। और इसका सबसे पहला वाक़या है पाकिस्तान रेजोल्यूशन, जिसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 23 मार्च 1940 को 27th एनुअल सेशन चल रहा था और वहाँ पर बहुत तादाद में मुसलमान आए हुए थे। इसके अलावा मुस्लिम लीडर्स भी वहाँ पर मौजूद थे। कायदे आज़म उस सेशन की सदारत कर रहे थे। वहाँ पर एक रेजोल्यूशन मुत्तफ़िका तौर पर पास की गई और उस रेजोल्यूशन में लिखा गया था कि मुसलमानों को एक अलहदा वतन चाहिए और वहीं से मुसलमानों ने अपनी डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई कर ली कि वो एक अलहदा वतन चाहते हैं। ये रेजोल्यूशन टाइगर ऑफ बंगाल ए.के. फजल हक ने पेश की। इस रेजोल्यूशन का बैकग्राउंड क्या था? मुसलमानों ने यह रेजोल्यूशन क्यों पास की थी? एक तो यह कि मुसलमान अपने आप को सिक्योर करना चाहते थे हिंदू राज से, क्योंकि हिंदू उनको तासुब की निगाह से देखते थे, उन पर जुल्म सितम करते थे। तो मुसलमानों ने चाहा कि एक अलहदा वतन ले जहां पर वो अपनी जिंदगी आराम सुकून से गुजार सकें। दूसरा ये कि अगर ब्रिटिश वहां से चले जाएं तो डेमोक्रेसी के तहत तो हिंदू मेजॉरिटी में, वो मुसलमानों पर काबिज हो जाएंगे। उनके जाने से पहले ये करें कि एक मुसलमानों के लिए अलहदा वतन ले लिया जाए। ब्रिटिश के जाने से पहले भी, इवन जब ब्रिटिश वहाँ पर मौजूद थे, उनकी प्रेजेंस में भी मुसलमानों का ब्लड बाथ किया जाता था। उनके घर भी चलाए जाते थे, उनकी मस्जिदें जलाई जाती थी, जिसकी वजह से मुसलमान हिंदुओं से सख्त तंग थे। आपको मालूम है कि हिंदुओं के अंदर कास्ट सिस्टम है, अछूत, ब्राह्मण और इस तरह की कई कास्ट हैं और एक दूसरी कास्ट वाले लोग आपस में नहीं मेल जोल करते। ये वो हिंदू अपनी कास्ट सिस्टम के अंदर करते हैं, तो सोचे कि मुसलमानों के साथ वो क्या सलूक करते। इन्हीं बिना पर मुसलमानों ने यह चाहा कि वो अलहदा वतन हासिल करें जहां पे वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स को परसू कर सकें। tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। जब ये रेजोल्यूशन पास कर ली गई 1940 को, तो इसका क्रेडिट मुस्लिम लीडर्स ने खुद नहीं लिया, बल्कि कहा ये एक डिमांड है मिलत की। इसको डिमांड ऑफ मिलत कहा। वहां पर कायदे आज़म ने मशहूर तारीखी प्रेसिडेंशियल एड्रेस भी दिया, जिसमें उन्होंने तारीख के मद्देनजर रखते हुए ये बताया कि किस तरह पाकिस्तान जुदागाना हैसियत रखता है हिंदुस्तान से, या किस तरह मुसलमान हिंदुओं से जुदा हैं। उन्होंने ये बताया कि ये मुल्क जुदा होगा तो ये गैर तारीखी नहीं है, इस तरह तारीख में होता आया है और ये बड़े सगीर का इशू कोई लोकल इशू नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल इशू है जिसको सॉल्व करना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि ये जो रेजोल्यूशन पास की गई थी, इसमें क्या लिखा गया था, इसका टेक्स्ट क्या था, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस रेजोल्यूशन में लिखा गया था कि द एरियाज इन विच मुस्लिम्स आर न्यूमेरिकली इन मेजॉरिटी एज इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न जोन्स ऑफ इंडिया शुड बी ग्रुप्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिपेंडेंट स्टेट इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स शैल बी ऑटोनमस एंड सॉवरेन। यानी कि मुस्लिम अक्सरियत आबादी वाले इलाकों को
पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए और एक अलग वतन दिया जाए मुसलमानों को। यही वजह बनी पाकिस्तान बनने की और पाकिस्तान रेजोल्यूशन के थ्रू आगे आगे प्रोसेस चलता गया और पाकिस्तान वजूद में आया। पाकिस्तान रेजोल्यूशन बनाने के 2 साल बाद एक मिशन आया जिसे क्रिप्स मिशन कहते हैं, जो कि 1942 में आया। क्रिप्स मिशन इसलिए क्योंकि इसकी सदारत सर स्टैफर्ड क्रिप्स कर रहे थे। उन्होंने अपने पॉइंट्स पेश किए ताकि बड़े सगीर का सोल्यूशन ढूंढा जा सके। उनके क्या पॉइंट्स थे? पहला पॉइंट तो ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 वाज गोइंग ऑन। आफ्टर द वॉर सब कॉन्टिनेंट विल रिमेन अंडरग्राउंड बट ब्रिटिश विल अवॉइड इंटरफेरेंस इन एक्सटर्नल और इंटरनल मैटर्स। दूसरा पॉइंट उनका यह था कि डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स जो है वो इंडिया को दे दी जाएंगी, यानी इंडियंस के हाथ में चली जाएंगी। तीसरा ये कि माइनॉरिटीज़ की सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाएगा। जब ये पॉइंट्स उन्होंने पेश कर दिए तो कांग्रेस तो इस पर खुश थी, लेकिन मुसलमान इस पर खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की थी और उस रेजोल्यूशन में ये लिखा गया था कि मुसलमान एक अलहदा वतन चाहते हैं, जबकि क्रिप्स मिशन में इस तरह की कोई बात नहीं थी। मुस्लिम लीग ने और मुसलमानों ने इस क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट किया और ये क्रिप्स मिशन फेल हो गया। क्रिप्स मिशन के 2 साल बाद 1944 में जिन्ना गांधी टॉक्स हुई। जिन्ना को गांधी ने खत लिखा और खत में मुलाकात का कहा गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह ऑफर कबूल की और मुलाकात का टाइम सेट किया गया। जब मुलाकात हुई तो गांधी ने कायदे आज़म को यह बताया कि वो एज एन इंडिविजुअल आपसे मिलने आया है, लेकिन पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता, यानी वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करता। जिस पर कायदे आज़म ने फरमाया कि जब तक हम एज अ पार्टी लीडर डिस्कशन नहीं करेंगे बड़े सगीर का कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढा जा सकेगा। साथ ही साथ कायदे आज़म ने अपनी राय भी पेश कर दी। एक, उन्होंने 2 नेशन थ्योरी का जिक्र किया। दूसरा, उन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन और पाकिस्तान रेजोल्यूशन का जिक्र किया, जिसको गांधी ने मानने से इनकार कर दिया। कायदे आज़म ने फिर यह कहा कि क्यों ना हम खतो खिताबत के साथ ये सिलसिला जारी रखें, इससे होगा ये कि रिकॉर्ड्स में बात आ जाएगी कि किस लीडर ने क्या बात की है। गांधी ने कायदे आज़म को ये प्रपोजल पेश किया कि अगर आप 2 नेशन थ्योरी या पाकिस्तान रेजोल्यूशन पे अमल करना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए कि हम कलेक्टिवली अंग्रेज़ों से जान छुड़ा लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। जिस पर कायदे आज़म ने कहा कि ब्रिटिश तब ही बड़े सगीर से जाएगा जब वो बड़े सगीर के 2 हिस्से करेगा, एक मुसलमानों के लिए और एक हिंदुओं के लिए। और साथ ही साथ कायदे आज़म ने यह भी कहा कि ये हिंदुओं की और कांग्रेस की कनिंगनेस है, चीटिंग है और हिपोक्रेसी है जो कि वो दिखाना चाहते थे। इसके बाद आता है CR फॉर्मूला, जिसको चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने मार्च 1944 में पेश किया। गांधी उस वक्त जेल में था। कायदे आज़म को घेरने के लिए गांधी ने यह खत लिखा कि वो चाहता है कि बड़े सगीर की पार्टीशन की जाए। इसके लिए उसने CR फार्मूला बनवाया चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य से और ये फार्मूला कायदे आज़म को प्रेजेंट किया गया। इस फार्मूले में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आइए हम ये देख लेते हैं। एक तो उसमें लिखा हुआ था कि मुस्लिम मेजॉरिटी के जो एरियाज हैं वहां पे प्लेबिसाइड करवाया जाएगा। दूसरा ये कि सेपरेशन में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट एंटर किया जाएगा और एसेंशियल मैटर्स को देखा जाएगा कि कम्युनिकेशन, कॉमर्स और अदर एसेंशियल मैटर्स को किस तरह सॉर्ट आउट किया जा सके। जहां ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन की बात आई तो यह लिखा गया कि वॉलंटरी बेसिस पे की जाएगी, लेकिन इसमें एक आखिरी क्लॉज ये था कि ये टर्म सब की सब बाइंडिंग तब होंगी जब ब्रिटेन पूरी तरह इंडिया से चला जाए, और ये होने वाला उस वक्त तक तो नजर आ नहीं रहा था। इसलिए इस सारे फार्मूले की बुनियाद भी हिल गई और ये भी फेल हो गया। इसके बाद तारीख में आता है शिमला कॉन्फ्रेंस, जिसे हम कहते हैं सिमला कॉन्फ्रेंस। लॉर्ड वेवल उस वक्त बड़े सगीर का वाइस राय था। उसने एक प्लान पेश किया जिसे वेवल प्लान भी कहते हैं। उस प्लान की नज़र में जो कॉन्फ्रेंस करवाई गई उसे शिमला कॉन्फ्रेंस कहते हैं। पहले तो हम जानते हैं कि वेवल प्लान में क्या था। पहला पॉइंट तो उसका यह था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को मद्देनजर रखकर और उनकी विल को देखते हुए बनाया जाएगा। दूसरा पॉइंट यह था कि वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के मेंबर्स सेलेक्ट किए जाएंगे, जिसमें 6 हिंदू और 5 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे
और वो मिलकर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगे। तीसरा पॉइंट ये था कि गवर्नर जनरल उन पर लगाया जाएगा। तमाम जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं वो सब कॉन्टिनेंट से होंगे, लेकिन गवर्नर जनरल बाहर से आएगा। और इसका आखिरी पॉइंट ये था कि आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन द सेंटर, इसी तरह की प्रोविंशियल काउंसिल भी रिकॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। अब इन्हीं पॉइंट्स को लेकर शिमला कॉन्फ्रेंस की गई और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया गया कि वो आए और इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। सवाए कांग्रेस के तमाम लोग लॉफ्टी किस्म की एक्सपेक्टेशन लेके आए थे, क्योंकि कांग्रेस कह चुकी थी कि हम एक अलग वतन नहीं होने देंगे बरे सगीर में, जबकि मुसलमानों की ये राय थी कि दो वतन होंगे, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। अब जब कॉन्फ्रेंस बैठी तो वहाँ कायदे आज़म ने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया और वो था मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स का, क्योंकि वेबल प्लान में डिस्कस किया गया था कि 6 हिंदू और 5 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। तो कांग्रेस के पास तो इतने रिप्रेजेंटेटिव्स थे नहीं मुसलमानों के, तो कायदे आज़म ने यह कहा कि मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग ही रिप्रेजेंट करती है, जिसकी बिना पर एक डेडलॉक सा हो गया। कायदे आज़म को उन्होंने बार्गेन करके खरीदने की कोशिश भी की, लेकिन कायदे आज़म डटे रहे और अपना पॉइंट मनवाने में कामयाब भी हुए। Tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। शिमला कॉन्फ्रेंस के फेल होने के बाद अंग्रेजों ने चाहा कि अब देखें कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का क्या रवैया है। उसके लिए उन्होंने जनरल इलेक्शंस करवाए, जिसे जनरल इलेक्शंस ऑफ 1946 और 1947 कहा जाता है। इसमें वो देखना चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू किन किन को वोट देते हैं। मुस्लिम लीग का ये कहना था कि वो मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है बरे सगीर में। कांग्रेस का ये कहना था कि जितने भी लोग बरे सगीर में रहते हैं कांग्रेस ही उनको रिप्रेजेंट करती है। इसको जानने का वाहिद तरीका यह था कि इलेक्शंस करवाए जाएं, और फिर इलेक्शंस करवाए गए और इलेक्शंस का रिजल्ट भी आया। जब सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली के इलेक्शंस करवाए गए तो मुसलमानों के लिए 30 सीट्स रखी गई और मुसलमान 30 के 30 सीट्स लेने में कामयाब हो गए, यानी 100% विक्ट्री। उसके बाद जब 1946 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबली के इलेक्शंस हुए तो 492 में से मुसलमानों ने 428 सीट्स जीती। इससे ये जाहिर होता था कि मुसलमान एक अलहदा वतन चाहते हैं और मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते हैं, और मुस्लिम लीग के इस नारे को भी सपोर्ट करते हैं कि वो एक अलहदा वतन चाहते हैं। लिहाजा इलेक्शन में कामयाबी के बाद मुसलमानों ने ये जान लिया कि उनका वाहिद मकसद और हल अलग वतन ही है। इलेक्शंस के बाद कैबिनेट मिशन प्लान आया बरे सगीर में। कैबिनेट मिशन प्लान इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके मेंबर्स जो थे वो तीनों ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा थे। इसमें तो एक स्टैफोर्ड क्रिप्स साहब थे जो कि क्रिप्स मिशन पहले लेके आए थे, एक मिस्टर A.V. अलेक्जेंडर थे और तीसरे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। इनका एजेंडा ये था कि डिटरमिन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन इंडिया एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट। दूसरा ये कि कन्विंस करें मुसलमानों को कि वो हिंदुओं के साथ रह सकें। ये बात मुसलमानों को कुछ अच्छी ना लगी, क्योंकि मुसलमान तो इलेक्शंस में ये प्रूव कर चुके थे कि वो हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते। इसलिए कायदे आज़म ने कैबिनेट मिशन के साथ एक मीटिंग भी अरेंज की। जब कायदे आज़म ने अपने कंसर्न्स रखे तो अंग्रेज़ों को और उस कैबिनेट मिशन प्लान को समझ आया कि मुसलमान क्या चाहते हैं। जब एक डेडलॉक सा बना तो कैबिनेट मिशन प्लान अपना एक प्लान लेकर आया जो कि उन्होंने 16 मई 1946 को दिया, जिसे कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं। उस प्लान के 6 हिस्से थे या 6 पॉइंट्स थे। एक तो ये कि सब कॉन्टिनेंट को यूनियन का दर्जा दे दिया जाएगा। दूसरा ये कि प्रोविंसेस बनाए जाएंगे। एक और पॉइंट ये था कि इलेक्शंस करवाए जाएंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर के, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी। आखिरी पॉइंट ये था कि सेपरेशन फ्रॉम द यूनियन, यानी कि 10 साल बाद यूनियन से कोई भी सूबा सेपरेशन हासिल कर सकता है बेसिस ऑफ देयर मेजॉरिटी। पहले तो मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन सेपरेशन ऑफ यूनियन का पॉइंट देख के आखिरकार उन्होंने इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि इस पूरे प्लान को एक्सेप्ट करे, जबकि कांग्रेस ने यह कहा कि हाफ प्लान इंप्लीमेंट होना चाहिए, जिसकी बिना पर फिर एक डेडलॉक सा आ गया और कैबिनेट मिशन प्लान बीच में ही कहीं रुक गया। क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान में ये बात की गई थी कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, तो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई।
असूलन तो मुसलमानों को या मुस्लिम लीग को उसमें बुलाना चाहिए था, क्योंकि वो चाहते थे कि फुल प्लान इम्प्लीमेंट हो, लेकिन अंग्रेज़ों ने या उस वक्त के ब्रिटिश वाइसराय ने कांग्रेस को भी बुला लिया ताकि वो भी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें। उससे बड़ी ज्यादती ये कि पंडित नेहरू को प्राइम मिनिस्टरशिप दे दी गई। पहले तो मुस्लिम लीग इस पर नाला थी और इस इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन कायदे आज़म ने आखिरकार ये कहा कि हम इस इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे और अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव्स भी पेश किए, जिनमें लियाकत अली खान है, सरदार अब्दुल रब निश्तर हैं, इब्राहिम इस्माइल चंडीगढ़ हैं, राजा गजनफर अली खान और जगंतरानाल मंडाल भी है, जो कि हिंदुओं की अछूत कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता था। ये 5 मेंबर्स कायदे आज़म ने पेश किए इंटरिम गवर्नमेंट के लिए और इस तरह एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। क्योंकि ये प्लान हाफ इम्प्लीमेंट था और कांग्रेस चाहती थी ये प्लान सिर्फ हाफ ही इम्प्लीमेंट हो, तो कायदे आज़म ने अपने इंटरिम गवर्नमेंट के मुस्लिम लीडर्स को ये कहा कि वो इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा तो बने लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा ना बने। कब तक? जब तक कि इम्प्लीमेंट पूरी तरह नहीं किया जाता ये प्लान। इस पर फिर एक डेडलॉक सा बन गया और लॉर्ड वेवल जो है वो फेल हो गया प्लान इम्प्लीमेंट कराने में। तो अंग्रेज़ों ने ये किया कि लॉर्ड माउंटबेटन को भेज दिया और उसका एक ही मकसद था कि इम्प्लीमेंट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर, यानी कि आकर ट्रांसफ़र करे पावर को और वापस ब्रिटेन चला जाए अपनी तमाम फोर्सेस लेकर। वो आया और आकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से मिला और उसको एक ही सोल्यूशन नज़र आया और वह सोल्यूशन ये था कि बड़े सगीर की पार्टीशन कर दी जाए। Tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारे YouTube चैनल पर जाकर फ्री क्रैश कोर्स वीडियोस एंजॉय करें और बनाइए अपनी जिंदगी आसान। अब यहाँ पर हिंदुओं को 2 नेशन थ्योरी सच होती नजर आ रही थी, तो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करना शुरू कर दी। कॉन्स्पिरेसी ये कि एक वीक पाकिस्तान बनाया जाए जो कि बहुत कम अरसे चले और बाद में वो इंडिया का फिर से हिस्सा बन जाए। चूंकि लॉर्ड माउंटबेटन के कांग्रेस से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे, तो उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी प्लान की। काफ़ी ऐसे एरियाज जो मुसलमानों के थे और मुस्लिम मेजॉरिटी के थे वो हिंदुओं को दे दिए गए। डिस्पाइट ग्रीवियंसेस मुसलमानों ये प्लान अप्रूव किया और 3 जून 1947 को एक प्लान बनाया गया। उस प्लान के मुताबिक एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया जो कि पंजाब और बंगाल को देखेगा और इसको लीड करेंगे सर डैनियल रेडक्लिफ। उन्होंने करना यह था कि पंजाब और बंगाल में जो मुस्लिम अक्सरियत के इलाके हैं उनको पाकिस्तान में डालना था और जो हिंदू अक्सरियत के इलाके हैं उनको हिंदुस्तान में, लेकिन उन्होंने अक्सर मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरियाज को हिंदुस्तान में डाल दिया। NWFP की बात करें तो वो सोलली पाकिस्तान में आ गई। इसी तरह सिंध और बलोचिस्तान ने भी यही चाहा कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने और जो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरियाज थे वो हिंदुस्तान में चले गए। अब आ जाएगा प्रिंसली स्टेट्स का इशू जो कि उस वक्त 365 थी। अब उन स्टेट्स के साथ क्या किया जाए? उनको ये राय दी गई कि आप या तो पाकिस्तान के साथ या हिंदुस्तान के साथ मिल जाएं। कुछ स्टेट्स ऐसी थी जो फौरन अपना कोई डिसीजन ना ले सकी, लेकिन उन पर इंडिया ने मिलिट्री एक्शन कर दिया और वहां जाकर काबिज हो गए। जो 3 जून 1947 को प्लान बनाया गया था उसको 18 जुलाई 1947 को अप्रूव किया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अप्रूव किया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अप्रूव करने के बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया और 15 अगस्त 1947 को इंडिया वजूद में आया। आखिरी टॉपिक में हम ये देखते हैं कि कायदे आज़म की क्या खिदमत थी पाकिस्तान के लिए। एक तो ये कि साल की कलील मुद्दत में उन्होंने पाकिस्तान को हासिल कर लिया। इसी वजह से उनको एम्बेसडर ऑफ पीस का अवार्ड भी दिया गया। कायदे आज़म ने नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट किया और अपने 14 पॉइंट्स दिए जो आज भी मशहूर हैं। पाकिस्तान के लिए उन्होंने कई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत भी की। कायदे आज़म की बदौलत ही 1946 और 1947 में जो जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें मुसलमानों ने अक्सरियत से बरसरी हासिल की। अपने मशहूर खुतबों में उन्होंने 2 नेशन थ्योरी का जिक्र किया जो आज पाकिस्तान की बेसिस बनी हुई है। इसके अलावा उन्होंने रिकॉन्सिलिएशन भी की गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान और अपनी फार साइटेडनेस से
यह बताया कि पाकिस्तान एक अलहदा वतन है, जिसकी बिना पर मुसलमानों को पाकिस्तान एक अलहदा वतन की सूरत में भी मिल गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चैप्टर 2 आसानी से समझ आ गया होगा। अपने नेक्स्ट चैप्टर में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दिस इज सजाद हैदर फ्रॉम tutoria.pk, योर पाकिस्तान स्टडीज ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर, साइनिंग ऑफ।